फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी गाइज़। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और गाइज़ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 80 है। टीजीटी हो या पीजीटी, हर एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है। और बाकी डीटी प्लस भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एलडी ग्रेड वगैरह एग्ज़ाम की भी आप तैयारी करें तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल आपको सेशन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या खास है आज हमारे पास यहाँ पर। और फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है गाइज। जिससे पहले लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे, आगे तक आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये आप देखेंगे गाइज, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर गाइज एक लाइन है, ये दी हुई है, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बेट्रेयर। तो किसके थ्रू इन लाइन्स को लिखा गया है गाइज, ठीक है। हु हैज़ पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर है, नसीम इज़ेकिल है, कमला दास है या फिर सरोजिनी नायडू है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होता है वो बनता है कमला दास। कमला दास हमारा आंसर बन जाएगा। और देखते हैं कि क्या यहाँ पर गाइज कमला दास का लाइफ स्पेन अगर आपको पता है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर 1934 में ये पैदा हुई थी और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये इनका लाइफ स्पेन रहा है और इन्हीं के पेन से ये लाइंस, ये प्यारी सी लाइन जो है क्रिएट की गई हैं। चलिए गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द थीम ऑफ एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ। एलिनेशन की जो थीम है वो किसकी पोएट्री के सेंट्रल मानी जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो नसीम इज़ेकिल है, कमला दास है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या फिर वॉल्ट विटमैन है। तो यहाँ जो आंसर होगा गाइज वो कमला दास होगा। वैसे नसीम इज़ेकिल की जो पोएम है उनमें भी एलिनेशन थ्योरी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कमला दास इसका आंसर हो जाएगा। और कमला दास वही है कि 31 मार्च 1934 को ये पैदा हुई थी और माधवी कुट्टी इनका जन्म का नाम था गाइज, ठीक है। इंडियन इंग्लिश पोएट हैं ये और मलयालम ऑथर भी हैं केरला से, ठीक है। मलयालम इनकी जो पहली लैंग्वेज मानी जाती है वो मलयालम मानी जाती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबल एज। तो जो सॉल्यूशन है, ये जो बीमारी है एक तरीके की, जो बुरी प्रथा है अनटचेबिलिटी की, तो उसको जो है कम करने का, ठीक है, ऐसा कौन सा उपाय मुल्कराज आनंद सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कन्वर्जन है, यूज ऑफ मशीन्स है, रिफ्यूज़ल टू डर्टी वर्क है या फिर सोशल रिफॉर्म है गाइज। तो यहाँ आपको बताना है इसका आंसर मुझे। तो आई होप ये जो आंसर है ये आप दे सकते हैं और यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यदि हम मशीनों का यूज़ करें, क्योंकि लास्ट में वो वही तो ऑप्शन देते हैं कि गांधी जी वहाँ पे आए, वहाँ पे जो है वो दिया गया, भाषण दिया, स्पीच दिया गया वहाँ पे, और एक तरीके से उसको वहीं पे ये भी पता चलता है, जो लाखा है, ठीक है, उसको ये भी पता चलता है कि भाई, ठीक है, बाखा है ना, बाखा, तो बाखा को ये भी पता चलता है कि एक मशीन आ गई है ना, जिसके थ्रू हम टॉयलेट को जो है हमें हाथों से साफ़ करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके की बातें, और वो खुश होता है कि शायद अब हमारे डर्टी वर्क जो है वो उसके लिए हमें इस तरीके से नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ यूज़ ऑफ मशीन्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, yes, why not let the natives run their own show? It is their country and we have really no right to it. Who speaks? कौन इस लाइन को बोलता है? Yes, why not let the natives run their own show? किसकी लाइन है, कहाँ पर है? तो गाइज ये डी ऑप्शन आंसर होगा। बारबरा इस लाइन को, बारबरा के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। और आनंद का एक नॉवल है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ठीक है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, उसी के द्वारा बारबरा के द्वारा ये लाइन बोली जाती है, राइट। चलिए, अच्छा, मुल्कराज आनंद का टाइम स्पेन क्या है। तो मुल्कराज आनंद का गाइज जो टाइम स्पेन है वो 1905 में ये पैदा हुए थे। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे हम बता रहे थे कि 1905 में ये पैदा हुए थे और 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। पूरे 99 वर्ष जो है इन्होंने काफ़ी लंबा जीवन जिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंग्लिश पोएट वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कौन से इंग्लिश इंडियन पोएट हैं जो प्रोफेसर रहे। जयंती महापात्रा, ए.के. रामानुजन, नसीम इज़ेकिल, के.की. एन. दारूवाला। तो कौन सा इसमें आपका आंसर हो जाता है गाइस, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है यहाँ पर। तो इसका देखें तो नसीम इज़ेकिल हमारा आंसर बनेगा। मुंबई में अगर प्रोफेसर मुंबई यूनिवर्सिटी में बात करें तो हमारे जो इंडियन ऑथर रहे हैं वो रहे हैं नसीम इज़ेकिल। अच्छा, लाइफ स्पेन नसीम इज़ेकिल का रहा है 1924 में, तो ये पैदा हुए हैं और 2004 में इनकी डेथ हो गई। 2004 में ही मुल्कराज आनंद की हुई है, बट उनका जो जन्म था वो 1905 में हो गया था। लेकिन यहाँ जो हमारे नसीम इज़ेकिल हैं इनका जन्म 1924 में हुआ और 1934 में कमला दास का हुआ। तो इस तरीके से आप जो है इनको याद कर सकते हो।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग। अच्छा, आइलैंड यहाँ पे किसको कहा गया है? इस क्वेश्चन में आइलैंड जो है वो किसको कहा गया है, तो यह आपको जो है मुझे बता सकते हैं आप। तो आइलैंड की बात करें तो वही है, बॉम्बे को जो है आइलैंड कहा गया है, और ये लाइन जो बोली है ये बोली है हमारे नेसिम इज़ेकिल साहब ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है, राइट। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्ज़र प्राइज़। अच्छा, लाइक शेयर अभी तक नहीं किया गाइज तो प्लीज़ फटाफट से कर दीजिए, फिर आगे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। लाइक कर दीजिए गाइज, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्ज़र प्राइज़। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्ज़र प्राइज़ कितनी बार मिला था, तो ये तो सबको पता होगा आई थिंक, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि 4 टाइम इनको जो है मिला था। और कब कब मिला था, ठीक है, 4 टाइम तो मिला था, ये बात बढ़िया है, अच्छी है, लेकिन कब कब मिला था 4 टाइम। तो अगर देखें गाइस 1924 में, ठीक है, 1924 में मिला इनको। ये मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगी, बस बता रही हूँ आपको। न्यू हैम्पशायर में 1923 में इनका न्यू हैम्पशायर आया था, कलेक्शन आया था, पोइट्री कलेक्शन। इसके बाद ठीक है 1931 में मिला इनको, 1931 में मिला, और वो मिला इनको किसके लिए, कलेक्टेड पोएम्स के लिए, जो कि 1930 में आई थी। फिर मिला इनको आप फर्दर रेंज के लिए, ठीक है, 1937 में, 1937 में इनको फर्दर रेंज के लिए 1937 में, और ये 1936 में आई थी इनकी फर्दर रेंज, ठीक है। और लास्ट में इनको मिला, लास्ट में देखें ऊपर आप 1943 में मिला, ठीक है। 42 में तो इनका कलेक्शन आया था, कौन सा, अ विटनेस ट्री, और 1943 में इनको ये जो है मिला। तो इस तरीके से 4 टाइम इनको मिला, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का टाइम स्पेन, लाइफ स्पेन बता सकते हैं आप मुझे अगर चाहें तो। गाइज ये आपका 1874 में पैदा हुए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 1874 में तो ये पैदा हुए थे, और 1963 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 1963 में। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ मास्क ऑफ मर्सी। अच्छा, मास्क ऑफ मर्सी का आपको ऑथर बताना है कौन है। तो गाइज ये जो है पीजीटी 2002 में आया है क्वेश्चन, बहुत पहले, तो अभी भी आ सकता है। तो इसका जो आंसर है वो बनता है हमारे कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अ मास्क ऑफ मर्सी के जो राइटर हैं वो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। 1947 में आया था इनका ये वर्क, 1947 में आया था, जब हम आज़ाद हुए उसी साल इनका ये अ मास्क ऑफ मर्सी नाम का वर्क आया, ठीक है। चलिए, इन हेमिंगवेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाको इज डिमिन्यूटिव ऑफ। अच्छा, हेमिंगवे की एक शॉर्ट स्टोरी है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पाको इज डिमिन्यूटिव ऑफ, किस चीज़ से है पाको, तो ये पिकाको को, पिकाचो या फिर फ्रांसिस्को या फिर पैट्रिक, किसको कहा गया है पाको। बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन कई बार। और अगर पाको की बात करें तो ये वैसे आया भी है, पीजीटी में आया है 2016 में, ठीक है। तो इसको हम देखें तो सी ऑप्शन होगा हमारे पास में, यानी कि फ्रांसिस्को, राइट, फ्रांसिस्को। तो ये एक डिमिन्यूटिव ऑफ फ्रांसिस्को है। द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज शॉर्ट स्टोरी अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो शॉर्ट स्टोरी में जो मैड्रिड एंड फॉलोज पाको है, ये एक यंग वेटर हैं, अप्रेंटिस हैं, है ना, वेटर इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग, और ये एक मैटाडोर बनने की अपनी जो इच्छा है उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनमें से कौन सा अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। अब फेबल है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, तो मुल्कराज आनंद का है। फिस्टा, तो फिस्टा जो वर्क है, द सन ऑल्सो राइजेज, तो ये 1926 में आई थिंक आया था, 1929 में आया था, सॉरी, है, या फिर 1926 लगता है मुझे, हाँ 1926 ही है, 1926 में आया था। और इसका दूसरा जो नाम है द सन ऑल्सो राइजेज, द सन ऑल्सो राइजेज, ये इसका जो है दूसरा टाइटल है। ये दोनों एक ही हैं, फिस्टा भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अ फेयरवेल टू आर्म्स इज चीफली आ स्टोरी अबाउट, अ फेयरवेल टू आर्म्स ये भी अर्नेस्ट हेमिंगवे का है, लेकिन ये स्टोरी किसकी है, एक रियलिस्ट वे में एक स्टोरी है, वार एंड लव की है, फ्रेंडशिप ऑफ आर्मी मैन की है, कॉन्स्पायरेसी की है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड आर्म्स है। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा,
वार और लव के ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वार और लव की जो स्टोरी है वो कौन सी है, अर्नेस्ट हेमिंगवे की। तो अ फेयरवेल टू आर्म्स है जो कि 1929 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अर्नेस्ट हेमिंगवे का लाइफ स्पेन क्या था, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1899 में तो पैदा हुए थे ये, 1899 में, और 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1899 में पैदा हुए थे अर्नेस्ट हेमिंगवे और 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए, Which poet propagated in idealistic but impracticable scheme called पैंटिसोक्रेसी। अच्छा, पैंटिसोक्रेसी का जो ये नाम का जो टर्म है ये किससे बिलोंग करता है, और इन अर्ली ईयर्स में कौन इसको जो है एक तरीके से मानता था? एस.टी. कॉलेज, जॉन मिल्टन, शैली या फिर लॉर्ड बायरन? तो यहाँ पे जो आंसर होगा एस.टी. कॉलेज होगा। एस.टी. कॉलेज की बात करेंगे हम इसके बारे में, जो पैंटिसोक्रेसी है। ठीक है, ये एक स्पेक्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है अर्ली रोमांटिक मोमेंट्स में, और आइडिया ऑफ पैंटिसोक्रेसी जो है ये एक ठीक है। और क्या बता सकती हूँ, हाँ, एस.टी. कॉलेज जो है वो एसिस्टेड थे अपने फेलो पोइट्स के साथ और फ्रेंड रॉबर्ट सदी के साथ, जो यूथफुल में काफ़ी जो है चलिए बस इतना ही जान लीजिए आप, है ना, बहुत इतना ही काफ़ी है इसके बारे में, ज़्यादा नहीं। द ग्रीक फॉलोज 3 यूनिटीज़ इन देयर प्लेस नेमली। अच्छा, ग्रीक जो थे वो 3 अरस्तु तो 4 करते थे, आपको पता, अरस्तु भी 3 करते थे, टाइम की, टाइम, प्लेस एंड आई थिंक एक्शन, है ना, टाइम, प्लेस और एक्शन, ये 3 चीज़ें थी। तो ग्रीक कौन सी को फॉलो करते थे? ग्रीक भी 3 को फॉलो करते थे, इनमें से कौन सी को नहीं फॉलो करते थे आपको बताना है मुझे। तो यहाँ जो बात हो रही है वो गाइज 3 को कौन सी को फॉलो नहीं करते थे? ए ऑप्शन, यानी कि एक्शन जो होता है ना, एक्शन जो होता है। तो ग्रीक फेलोज 3 यूनिटीज़ इन देयर प्लेस नेमली टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तो यही हो जाएगा हमारा। तो ग्रीक से मतलब वही है जो अरस्तु ने हमारी जो थ्योरी दी है। इट वॉज एडवर्ड मार्स हु कॉइंड द टर्म 20th सेंचुरी। अच्छा, जो एडवर्ड मार्स हैं उन्होंने 20th सेंचुरी में एक टर्म दिया था, तो उसको जो है कौन सा टर्म दिया था इन्होंने? तो सी ऑप्शन होगा, जॉर्जियन। ठीक है, जॉर्जियन नाम का जो ये टर्म है ये 20th सेंचुरी में इन्होंने दिया था। और जॉर्जियन जो है एक पीरियड है, ठीक है, एक पीरियड है जो इंग्लैंड में जॉर्ज के रीन के दौरान माना जाता है, 1713 से लेकर के 1830 तक। ठीक है, जॉर्ज 5th का जो रीन रहा है, जो इनका शासन रहा है, तो एडवर्ड मार्स ने कॉइन किया इस टर्म को 20th सेंचुरी में। इसी टर्म को 1713 से लेके 1830 तक का जो ये टाइम रहा है, इसी को इन्होंने जो है जॉर्जियन के नाम से टर्म किया। ओके, चलिए, लायर आफ्टर विच लायर प्राइमरीली आ सॉन्ग इज एक्चुअली। अच्छा, लायर के साथ एक सॉन्ग गाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिरिक। तो ये जो लायर है ये क्या है, क्या इसको आप यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में? ये एक अरेंजमेंट ऑफ टाइम है, आ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, आ म्यूज़िकल कंपोजिशन है, या फिर स्टेंजर टाइप है, क्या कहते हैं इसे? तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये गाइज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है लायर नाम से, और एक सॉन्ग होता है छोटा सा जो लायर के साथ गाया जाता है, उसी को हम लोग लिरिक कहते हैं। ठीक है, और ग्रीक इंस्ट्रूमेंट होता है ये। व्हाट इज़ द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर वर्ड पोलाइट। अच्छा, पोलाइट ये जो वर्ड है इसके लिए सुटेबल प्रीफिक्स आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं? तो अन होगा, नन होगा, इन होगा, इम होगा। तो क्या होना चाहिए आपका आंसर गाइज? तो किस ऑप्शन पर आप लोग रन करेंगे ये आपको बताना है, और देखते हैं फटाफट से कहाँ जाते हैं आप लोग। तो इम्प्रैक्टिकल होता है गाइज, इम्पोलाइट, सॉरी इम्प्रैक्टिकल कह रही, इम्पोलाइट होता है। ओके, ठीक है ना, चलिए। ठीक है, डी ऑप्शन पे जाएंगे, इम्पोलाइट होता है। नेक्स्ट है द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल। अच्छा, कॉन्स्टेबल जो वर्ड है इसके लिए किस कलेक्टिव नाउन की आप लोग यूज़ कर सकते हैं? बंच होता है, ग्रुप होता है, पॉज होता है, या फिर बैच होता है? अच्छा, कॉन्स्टेबल के लिए आप बैच का यूज़ करते हैं। ठीक है, बैच का। बंच तो चाबियों के लिए यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बंच गुच्छा होता है। ग्रुप आप लोग किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। और पोज शायद मुझे इसके बारे में कम जानकारी है, तो देख लेते हैं आगे। वर्ड फॉर क्राई ऑफ पीजियन। अच्छा, पीजियन जब क्राई करते हैं तो उस वर्ड को आप क्या कहते हो? क्रो, कू, चिर्प या फिर क्रॉक? अच्छा, चिर्पिंग तो बर्ड्स करते हैं, क्रॉक आई थिंक जो टेडपोल होते हैं, मेंढक होते हैं, फ्रॉक करते हैं, और क्रॉ से तो कोआ करता ही है, क्रॉ। ठीक है, और कू की बात करेंगे हम यहाँ पे, बी ऑप्शन होगा। तो जो बी ऑप्शन है यही है जो पीजियन की जो क्राइंग की आवाज़ होती है। डास्टर्ड,
अच्छा, डास्टर्ड का आपको मीनिंग बताना है। डेस्टिट्यूट होता है, बिकमिंग होता है, ब्रेव होता है, फिर कावर्ड होता है। अच्छा, डेस्टिट्यूट तो पुअर होते हैं, है ना। डेस्टिट्यूट कौन होते हैं? पुअर। पुअर को आप लोग कहते हो डेस्टिट्यूट। और ब्रेव आपको पता है, बिकमिंग आपको पता है, होने वाला है जो, और कावर्ड हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर डी आप जो है डास्टर्ड कावर्ड, ठीक है। पुसी लैनिमस होता है। टू रिफर्विश, टू रिफर्विश आप किसके लिए यूज़ करेंगे? टू रिपेयर के लिए, टू सर्वे, टू अप्लाई या फिर टू रेनोवेट। अच्छा, किसी भी चीज़ का जो है बिल्कुल काया पलट कर देना, बहुत अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल चेंज कर देना किसी भी एफर्ट लगा के, तो उसको आप रेनोवेट कहते हैं। तो रिफर्बिश, रेनोवेट, उसी को हम लोग कहेंगे। ओके, चलिए। अच्छा, 21 में है सॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड का आपको मीनिंग एडवाइस, रिक्वेस्टेड होगा। टू डू अ कोर्ट केस, टू फॉर्म अ पार्टी होता है, या फिर नन होता है इनमें से जी। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा, क्या होगा? डी होगा गाइज, सॉरी डी नहीं गाइज, सॉरी इसमें आपका हो जाएगा आई थिंक ए ऑप्शन है ना, रिक्वेस्ट, क्योंकि सॉलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है, तो एडवाइस रिक्वेस्टेड हो जाएगा आपका सॉलिसिटेड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं होगा, आज कुछ शायद मैंने ज़्यादा दिए हैं क्वेश्चन, 25 हैं मे बी। चलिए देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन है। फेस पाउडर फॉर वीमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस होता है। तो आप फेस पाउडर फॉर वीमन भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता है ठीक है, बी हो जाएगा आपका, यानी कि कंप्यूटर, सॉरी बी थोड़ी ना, मैं क्या कर रही हूँ, सी हो जाएगा आपका, ठीक है। पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, दो चीज़ों को एक साथ छोटी सी जगह में फिट कर देना ही कहलाता है कॉम्पैक्ट। स्कीमेटिक, स्कीमेटिक का मीनिंग बताना है आपको, क्या होता है? तो स्कीमेटिक गाइज डिस्टर्बिंग होगा, डायबॉलिकल होगा, ग्रामेटिक होता है, या फिर डायग्रामेटिक होता है। अच्छा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डायग्रामेटिक। ओके, डायग्रामेटिक होता है स्कीमेटिक। आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे। आई रैन इनटू एन ओल्ड रिलेटिव यस्टरडे। अच्छा, इसका मतलब मेट बाई चांस होता है, कोलाइडेड होता है, मूव्ड फास्ट होता है, फिर हिट एंड रन होता है। क्या होता है इसका आंसर? तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा मीट बाई चांस नहीं होगा, कोलाइडेड होगा, ठीक है, कोलाइडेड। हाउ आर यू गेटिंग अलॉन्ग विद योर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो गेटिंग अलॉन्ग वर्ड है, इसका आप कैसे यूज़ करेंगे, क्या आप इसको कहेंगे गेटिंग अलॉन्ग को? ये 2003 में आया है पीजीटी में। सारे के सारे क्वेश्चन या तो टीजीटी के हैं या सॉलिसिटेड टीजीटी में आया है, और आपका रिफर्बिश जो बताया था वो भी, और काफ़ी सारे जो रहते हैं। और 2005 में कॉम्पैक्ट भी आपका 2005 टीजीटी में आया था। और आगे जो मैं ये आपको बता रही हूँ रैन इनटू, ये भी पीजीटी में आया है, और जो अभी बताया है ये भी पीजीटी में आया है, अलोंग टुगेदर वाला क्वेश्चन। तो अच्छा, ये रिकवरिंग होगा, बिहेविंग होगा, प्रोग्रेसिंग होगा, कंटिन्यूइंग होगा। अच्छा, गेटिंग टुगेदर, गेटिंग अलोंग का मतलब साथ लगना किसी के, फ्रेंडली होना किसी के साथ में। अच्छा, फ्रेंडली होने से रिकवरिंग आप किसको यहाँ पे लगाएंगे? तो गाइज प्रोग्रेसिंग को लगाएंगे, ठीक है। मतलब हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग, कैसे आप अपना रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि फ्रेंडली होते हैं उनके साथ। तो यहाँ यही हमारा आंसर होगा, प्रोग्रेसिंग। तो गाइज यही हमारे 25 क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, पढ़ते रहिए गाइज। बाय बाय, टेक केयर।